हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैडम। इस वीडियो में हम हिंदी संरचना जिसका कोड है BHDE 107 का खंड 4 हिंदी का सामाजिक संदर्भ इकाई 18, 19, 20, 21, 22 इन पांचों इकाइयों को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। केवल एक वीडियो में आपके ये पांचों इकाइयाँ कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हिंदी का सामाजिक संदर्भ खंड 4 इकाई 18 भाषा का सामाजिक संदर्भ। फ्रेंड्स, पहले हम भाषा का सामाजिक संदर्भ इकाई 18 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट इकाइयों को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और समाज के संबंध पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपका जून 2015 में आया हुआ है। इसके आंसर की हेडिंग में आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर आपको क्या लिखना है। भाषा और समाज का सहसंबंध आपको इसमें लिखना है, जो कि अब आगे हम इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये फ्रेंड्स सिर्फ यहाँ पर हिंट है कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो पहले हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं, फिर हम इसके आंसरों को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, भाषा का समाज और संस्कृति से संबंध बताइए। आंसर है भाषा और समाज का सहसंबंध। फ्रेंड्स, आपने देखा कि दो क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन इनके आंसर सेम है, भाषा और समाज का सहसंबंध। फ्रेंड्स, आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको उसका आंसर ध्यान में रखना है। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन, भाषा, समाज और संस्कृति। फ्रेंड्स देखिए, इसका आंसर भी क्या है, भाषा और समाज का सहसंबंध। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, सामाजिक संस्कारों में भाषा का महत्व प्रतिपादित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी आपको क्या राइट करना है, भाषा और समाज का सहसंबंध। फ्रेंड्स, हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किया और चारों क्वेश्चनों का एक ही आंसर है, भाषा और समाज का सहसंबंध। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस आंसर को डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए, भाषा और समाज का सहसंबंध, जिस समाज में हम रहते हैं उसी समाज में रहकर उसी भाषा का प्रयोग करते हैं, अर्थात उसी समाज की भाषा को बोलते हैं। एक समाज मूल्य, संस्कृति, व्यवस्था व व्यक्ति से मिलकर एक परिवेश की रचना होती है। इस परिवेश की छाया में ही भाषा का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण मतलब फ्रेंड्स कंप्लीट विकास होता है। जिस प्रकार हिंदी भाषी समाज और अंग्रेजी भाषा समाज दोनों ही पृथक पृथक समाज है, पृथक पृथक मीन्स अलग अलग समाज है। हिंदी भाषी समाज सामाजिक संबंधों के मूल्य को महत्व दिया जाता है, वहीं अंग्रेजी भाषी समाज में इस प्रकार की स्थिति दिखाई नहीं देती। हिंदी में अपने से बड़े व्यक्ति को आदर सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है, जैसे आप, आपका आदि। लेकिन अंग्रेजी भाषा में अपने से बड़े के लिए यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है समाज के माध्यम से ही भाषा का स्वरूप विकसित होता है। हिंदी में सामाजिक संबंधों को महत्व देते हुए प्रत्येक संबंध के लिए भिन्न भिन्न संबोधन होता है, जैसे मामा, चाचा, मौसा आदि। लेकिन अंग्रेजी भाषा में इन सभी संबंधों के लिए अंकल जैसे शब्द का ही प्रयोग होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा व समाज में अत्यधिक संबंध होता है, गहरा
संबंध हम बोल सकते हैं कि भाषा व समाज में अत्यधिक संबंध होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि भाषा और समाज का संबंध। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा था हिंदी का सामाजिक संदर्भ खंड 4 इकाई 18। उसके हमने क्वेश्चनों को देखा और इसके आंसर को देखा। फ्रेंड्स, हमने देखा कि हमारे 4 क्वेश्चन थे, लेकिन उन सभी चारों क्वेश्चन का आंसर एक ही था, भाषा और समाज का संबंध। हमने उसके आंसर को भी डिस्कस कर लिया। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जिस समाज में हम रहते हैं उसी समाज में रहकर उसी भाषा का प्रयोग करते हैं, अर्थात उसी समाज की भाषा को बोलते हैं। एक समाज मूल्य, संस्कृति, व्यवस्था व व्यक्ति से मिलकर एक परिवेश की रचना होती है। इस परिवेश की छाया में ही भाषा का सर्वांगीण विकास होता है। जिस प्रकार हिंदी भाषी समाज और अंग्रेजी भाषी समाज दोनों ही पृथक पृथक समाज है, हिंदी भाषी समाज सामाजिक संबंधों के मूल्य को महत्व दिया जाता है, वहीं अंग्रेजी भाषी समाज में इस प्रकार की स्थिति दिखाई नहीं देती। हिंदी में अपने से बड़े व्यक्ति को आदर सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है, जैसे आप, आपका आदि। लेकिन अंग्रेजी भाषा में अपने से बड़े के लिए यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, जैसे कि हम जानते ही हैं, समाज के माध्यम से ही भाषा का स्वरूप विकसित होता है। हिंदी में सामाजिक संबंधों को महत्व देते हुए प्रत्येक संबंध के लिए भिन्न भिन्न संबोधन होता है, जैसे मामा, चाचा, मौसा आदि। लेकिन अंग्रेजी भाषा में इन सभी संबंधों के लिए अंकल जैसे शब्दों का ही प्रयोग होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा व समाज में गहरा संबंध है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स रिश्ते नाते की शब्दावली। ये हमारी इकाई है 19वीं ये हमारी इकाई है रिश्ते नाते की शब्दावली। पहले हम इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं, फिर हम इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक संरचना रिश्ते नाते के शब्दों को कैसे प्रभावित करती है? हिंदी के मूलभूत रिश्ते नातों के संबंध शब्द प्रयोगों का विवेचन कीजिए। फ्रेंड्स, हम इसके आंसर को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हिंट है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, कि आपको परेशानी ना हो कि कौन सा आंसर कौन से क्वेश्चन का है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इसमें परिचय लिखना है, परिवार की संरचना और रिश्ते नाते के शब्द और हिंदी के रिश्ते नाते की शब्दावली हमें इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी हेडिंग होती है जो हमें लिखना आवश्यक होता है और हमें आसानी भी रहती है याद करने में क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, हमें इन क्वेश्चनों को याद नहीं करना, समझना है, जिससे कि हम अपने शब्दों में इन आंसर को लिख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रिश्ते नाते की शब्दावली के बारे में बताते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि हिंदी की रिश्ते नाते की शब्दावली की सांस्कृतिक संरचना क्या है? देखिए फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं कि इसका आंसर भी वही है, परिचय, परिवार की संरचना और रिश्ते नाते के शब्द, हिंदी के रिश्ते नाते की शब्दावली की सांस्कृतिक संरचना। ओके फ्रेंड्स, इसमें हमें देखिए, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ हिंदी के रिश्ते नाते की शब्दावली को लिखना था और इसमें हमें लिखना है हिंदी के रिश्ते नाते की शब्दावली, और ये दोनों हमारे सेम है, परिचय और परिवार की संरचना और रिश्ते नाते के शब्द। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपने देखा ही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिश्ते नाते की शब्दावली। ये फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही है कि इसमें हिंदी के रिश्ते नाते की शब्दावली को लिखना है, जैसे कि पीछे भी आप क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, पारिवारिक और सामाजिक संरचना की संकल्पना स्पष्ट करते हुए हिंदी के रिश्ते नाते की शब्दावली को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या राइट करना है,
पारिवारिक और सामाजिक संरचना और हिंदी के रिश्ते नाते की शब्दावली। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने कॉमन क्वेश्चन है ये। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, हिंदी की रिश्ते नाते की शब्दावली का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ स्पष्ट कीजिए। देखिए फ्रेंड, इसमें आपको क्या राइट करना है। देखिए, इसके आंसर में आपको हिंदी रिश्ते नाते की शब्दावली का सामाजिक संदर्भ और हिंदी में रिश्ते नाते की शब्दावली की सांस्कृतिक संरचना। देखिए फ्रेंड्स, हमें सिर्फ क्वेश्चन घुमाकर दे देते हैं, शब्दों को चेंज कर देते हैं, लेकिन उनका आंसर एक ही होता है और वही आंसर हमें समझने हैं और अच्छे से तैयार करने हैं ताकि हम अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि फ्रेंड्स अब हम इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आपने देखा ही होगा कि हेडिंग में क्या था, पहले परिचय था, तो अब हम इसके आंसर को देख लेते हैं। परिचय व्यक्ति के सामाजिक करण का प्रथम चरण परिवार को माना जाता है। जो समाज जितना जागरूक होता है उस समाज के रिश्ते नाते की शब्दावली उतनी ही स्पष्ट और व्यापक होती है। सामाजिक संरचना को रिश्ते नाते के शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। संबोधन के रूप में रिश्ते नाते की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज एकता के सुंदर सूत्र में बंधा है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, देखते हैं आगे। हमारे समाज और संस्कृति दोनों को हिंदी के नाते रिश्ते की शब्दावली को व्यक्त करने का एक सशक्त साधन माना जाता है। भिन्न नातों की भारतीय समाज के संस्कार में एक भिन्न भूमिका होती है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि हमारे लोक जीवन और लोक जीवन की जड़ों तक रिश्ते नाते फैले हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, हिंदी में ये है तो इसमें समझाने का तो कुछ है नहीं, लेकिन आपको ये सारा मैटर एक जगह मिल रहा है तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आप इनको तैयार कर सकें। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा परिचय, तो आगे हम देखते हैं परिवार की संरचना और रिश्ते नाते के शब्द। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी हेडिंग है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। मूल रूप से देश के हर समाज में दो प्रकार की परिवार संरचना मिलती है। पहला संयुक्त परिवार, दूसरा सीमित परिवार। जिस परिवार में 2-3 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं उसे संयुक्त परिवार, और जिस परिवार में पति पत्नी व बच्चे रहते हैं उसे सीमित परिवार कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, दो प्रकार की परिवार संरचनाएं मिलती है। पहला संयुक्त परिवार, दूसरा सीमित परिवार। जिस परिवार में 2-3 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं उसे संयुक्त परिवार, और जिस परिवार में पति पत्नी व बच्चे रहते हैं उसे सीमित परिवार कहा जाता है। सीमित परिवार को ही पाश्चात्य देशों में प्रमुखता दी जाती है। आज के समाज में एकल परिवार ही ज़्यादा देख जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने भी देखा होगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन यदि ग्रामीण इलाकों में जाकर देखा जाए तो आज भी संयुक्त परिवारों की झलक दिखाई देती है। ओके फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं हम। जो भाषाएं संयुक्त परिवार वाली संरचना से जुड़ी है उनकी रिश्ते नाते की शब्दावली सीमित परिवार वाली संरचना से भिन्न होती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, रिश्ते नाते के शब्दों की देखिए फ्रेंड्स, रिश्ते नाते के शब्दों की संख्या संयुक्त परिवार की संकल्पना से जुड़ी भाषाओं में अत्यधिक होती है। इसका कारण है कि ये भाषाएं समस्त रिश्तों को आत्मीयता के पहलू से देखती है। सीमित परिवार वाले समाज की भाषा के शब्द सीमित होते हैं क्योंकि वह संबोधन हेतु व्यक्तियों की बाहुल्यता नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, प्रत्येक समाज में पारिवारिक संरचना समान नहीं होती। इसी कारण से भिन्न भाषाओं में भिन्न पारिवारिक संरचना उनके रिश्ते नाते के शब्दों को सीमित बनाती है। इसी कारण से प्रत्येक समाज की रिश्ते नाते की शब्दावली पृथकता लिए रहती है। हिंदी शब्दावली के आधार पर हम हर संबंध को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं, जबकि अंग्रेजी भाषा में संबंधों का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए
अंग्रेजी में संबंधों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि हिंदी में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये अंग्रेजी में समावेशी शब्द है और ये हिंदी में अलग अलग शब्द है। जैसे ग्रैंडफादर को हिंदी में दादा और नाना को अंग्रेजी में ग्रैंडफादर ही बोला जाता है, और दादी और नानी को ग्रैंड मदर। ननद, साली, भाभी, जेठानी, देवरानी और सलज को सिस्टर इन लॉ। फ्रेंड्स, हिंदी में हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे दादा और नाना, लेकिन अंग्रेजी में हम दादा और नाना के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, ग्रैंडफादर। हिंदी में अलग अलग शब्द दादी और नानी, लेकिन अंग्रेजी में सिर्फ ग्रैंड मदर का ही प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से एग्जाम्पल है ननंद, साली, भाभी, जेठानी, देवरानी, सलज के लिए अंग्रेजी में सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह है सिस्टर इन लॉ। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, सभी भाषाओं में पारिवारिक संरचना के कुछ तथ्य समान होते हैं, इसलिए कुछ शब्दावली पृथक भाषाओं में प्रयुक्त संबंधों की देखिए शब्दावली में समान ही होती है। इसी कारण इसको सार्वभौमिक रिश्ते नाते की शब्दावली कहा जाता है। अंग्रेजी में संबंधों का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। अंग्रेजी में सार्वभौमिक शब्दावली के लिए कुछ प्रतीकों का निर्धारण किया जाता है। जैसे देखिए, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉक्टर, हस्बैंड और वाइफ। ओके फ्रेंड्स, देखा आपने, ये प्रतीक है FMD। अंग्रेजी में सार्वभौमिक शब्दावली के लिए कुछ प्रतीकों का निर्धारण किया जाता है, ये फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन नातों को व्यवहारिक स्तर पर व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी में पिता के लिए क्या यूज करते हैं, पिताजी, बाबूजी, पापा, और माता के लिए माताजी, माई और अम्मा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हिंदी के रिश्ते नाते की शब्दावली। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसको देखेंगे। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि आंसर में आपको हेडिंग दी गई थी, हिंदी के रिश्ते नाते की शब्दावली। ओके फ्रेंड्स, तो हम उसी को अब देख लेते हैं। हिंदी भाषा में विभिन्न शब्दों को भिन्न भिन्न रिश्तों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मूल रिश्ते नातों को इन शब्दों के माध्यम से आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार की स्थिति अंग्रेजी में दिखाई नहीं देती। अंग्रेजी के रिश्ते से जुड़े शब्दों को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अंकल, फादर, ब्रदर, पिता के भाई, मदर्स ब्रदर, माता के भाई, फादर सिस्टर हस्बैंड, पिता के बहन के पति, और मदर सिस्टर हस्बैंड, माता की बहन के पति। फ्रेंड्स, ये अंग्रेजी के रिश्ते से जुड़े शब्दों को समझाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको यहाँ पर समझ में आएगा, अंकल के चारों रिश्तों को हिंदी में चाचा, ताऊ, मामा, फूफा और मौसा जैसे शब्दों को स्पष्ट किया जाता है। अपने स्वभाव से हिंदी की रिश्ते नाते की शब्दावली काफी व्यापक है। इसकी व्यापकता को दो शब्दों के द्वारा समझाया जा सकता है। देखिए, फर्स्ट है ईगो। इसके माध्यम से रिश्तेदारी का बोध होता है। हिंदी रिश्ते नाते की शब्दावली को ध्यान में रखते हुए ईगो को 3 प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। फर्स्ट है मूल परिवार से बंधे हुए रिश्ते नाते की शब्दावली। सेकंड है पिता और माता के परिवारों से जुड़े रिश्ते नाते की शब्दावली। और थर्ड है वैवाहिक रिश्तों से जुड़े रिश्ते नातों की शब्दावली। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अल्टर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अल्टर। देखिए, जो रिश्ते नाते के शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त होता है। ओके फ्रेंड्स, अल्टर होता है जो रिश्ते नाते के शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त होता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पारिवारिक और सामाजिक संरचना। फ्रेंड्स, आपने एक हेडिंग देखी होगी क्वेश्चन के आंसर्स में जो लिखी हुई थी, पारिवारिक और सामाजिक संरचना। तो उसी हेडिंग को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं। चलो देखते हैं फिर। सामाजिक संरचना का ज्ञान रिश्ते नाते की शब्दावली के प्रयोग से ही होता है। किसी भी समाज
सामाजिक संरचना का ज्ञान रिश्ते नाते की शब्दावली के प्रयोग से ही होता है। किसी भी समाज की संरचना उसकी भाषा के आधार पर ही होती है। सामाजिक उपादानों के द्वारा ही भाषा प्रयोग को नियंत्रित किया जाता है। हमारी संस्कृति परिवार में पिता के बड़े भाई को ताऊ और छोटे भाई को चाचा कहकर संबोधित करते हैं, और माता के भाई को वह बड़ा हो चाहे छोटा मामा कहकर संबोधित करते हैं। हमारे समाज में पिता पति से जुड़े सभी रिश्तों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन पत्नी माता से जुड़े संबंधों को कोई स्थान नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान है। जब भी हम अपनी दिनचर्या में रिश्ते नातों को संबोधित करते हैं तो उससे पूर्व आयु का पता होना आवश्यक होता है, क्योंकि बड़ों को हमें सादर जी कहकर संबोधित करना होता है, जैसे पिताजी, माताजी, मामाजी, ताऊजी आदि। और यदि किसी छोटे को संबोधित करना है तो उनके नाम से संबोधित किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते ही हैं, व्यवसाय के आधार पर भी रिश्ते नातों को संबोधित किया जाता है। यदि किसी का व्यवसाय उच्च है तो उसे डॉक्टर जी, अध्यापिका जी शब्दों से संबोधित किया जाएगा, और यदि किसी का व्यवसाय कम उच्च है तो उसे रिक्शा वाले, मोची आदि जैसे शब्दों से पुकारते हैं। नेक्स्ट है हिंदी के रिश्ते नाते की शब्दावली का सामाजिक संदर्भ। फ्रेंड्स, आपने ये हेडिंग भी देखी होगी, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हिंदी के रिश्ते नाते की शब्दावली का सामाजिक संदर्भ। रिश्ते के नाते की शब्दावली का जो प्रभाव भाषा संरचना पर पड़ता है वह इस प्रकार है। आज चाचा आए थे। सेकंड है आज भतीजा आया था। थर्ड है आज चाचा आया था। और फोर्थ है आज भतीजा आए थे। ओके फ्रेंड्स, हमने एग्जाम्पल को देखा, अब देखते हैं क्या है। उपयुक्त वाक्यों में आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों में जिस रिश्ते को सम्मान प्रदान किया गया है वह आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि वो प्लस पीढ़ी का है। और सेकंड वाक्य में सदस्य निम्न पीढ़ी का, मतलब वो उससे बड़ा है, जैसे चाचा है वे बड़े हैं और जो भतीजा वह छोटा है। इसी प्रकार से थर्ड और फोर्थ वाक्यों में आने वाले सदस्यों को कोई सम्मान सूचक संबोधन प्राप्त नहीं हुआ फ्रेंड्स। जैसे कि आपने देखा होगा आज चाचा आया था, तो इसमें कोई सम्मान नहीं दिया गया। और फर्स्ट में देखो फ्रेंड्स, आज चाचा आए थे, इसमें सम्मान दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आज भतीजा आए थे, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई सम्मान नहीं दिया हुआ थर्ड और फोर्थ में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसलिए वह वाक्य सामाजिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाएगा। फ्रेंड्स, हिंदी भाषा में समाज के रिश्तों के लिए आयु के आधार पर कुछ नियमों को लागू किया जाता है। जैसे बड़े भाई को आप और छोटे भाई को तू से संबोधित किया जाता है। समाज का कार्य रिश्ते नातों को सामाजिक पद प्रतिष्ठा प्रदान करना और इस पद प्रतिष्ठा के अनुसार भाषा के नियमों को निर्धारित करना। इन नियमों को समाज के सदस्य माननीय भी कर सकते हैं और इनकी अवहेलना भी कर सकते हैं। अपने समाज से भाषा किसी भी प्रकार से पृथक नहीं हो सकती। ओके फ्रेंड्स, हिंदी के रिश्ते नाते की शब्दावली। सांस्कृतिक संरचना। सामाजिक संगठन के रिश्ते नाते के शब्द काफी महत्वपूर्ण होते हैं। भाषा और समाज के वर्गीकरण को व्यक्त करने के लिए शब्दावली का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समाज का प्राकृतिक गुण भाषा को ही माना जाता है। भाषा कई इकाइयों से विभक्त होती है, जैसे स्वर, व्यंजन, संज्ञाएं, क्रियाएं, प्रश्न, विवरण आदि। भाषा को प्रयोग करने वालों और उसके व्याकरण लेखकों की दृष्टि अलग अलग होती है। भाषा प्रयोक्ता भाषा को व्याकरण की दृष्टि से न देखकर सामाजिक दृष्टि से देखता है। इस प्रकार की भाषा लोक आश्रित भाषा कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, ये था हिंदी के रिश्ते नाते की शब्दावली की सांस्कृतिक संरचना।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने किया खंड 4 हिंदी का सामाजिक संदर्भ की इकाई रिश्ते नाते की शब्दावली, इकाई 19वीं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम करेंगे इकाई 20 सर्वनाम और संबोधन रूप। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये है इकाई 20वीं सर्वनाम और संबोधन रूप। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए सर्वनामों की संरचना और उनके प्रयोग की कोटियों का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, इसके आंसर में हमें राइट करना है सर्वनाम, संरचना और प्रयोग। ये इसकी हेडिंग है जो कि हम आगे आंसर में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, हिंदी सर्वनामों का सामाजिक प्रयोग, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसके अंतर्गत हमें लिखना है हिंदी सर्वनामों का सामाजिक संदर्भ, सामाजिक आचरण और सर्वनाम प्रयोग। तो फ्रेंड्स, ये हमारी हेडिंग है। नेक्स्ट है थर्ड, सर्वनाम शब्दों का सामाजिक संदर्भ। आंसर है हिंदी सर्वनामों का सामाजिक संदर्भ। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ये हिंदी सर्वनामों का सामाजिक संदर्भ, ये। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है, इन क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन आंसर क्या है, एक ही है। ओके फ्रेंड्स, तो हम आगे यही डिस्कस करेंगे। फोर्थ है सामाजिक आचरण और सर्वनाम प्रयोग। फिफ्थ है सर्वनाम की परिभाषा देते हुए सर्वनामों का संरचनात्मक विवरण दे। फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन देखे, अब हम इनके आंसरों को डिस्कस करेंगे। जब भी हम किसी चैप्टर को देखते हैं तो हमें उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। इसीलिए फ्रेंड्स हम इसका परिचय देख रहे हैं, हम जिससे हमें पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। भाषा किसी भी समाज की धरोहर होती है। पूरा समाज वर्गों, जातियों में बटा हुआ है। पूरा समाज के द्वारा ही इन सभी प्रकार की श्रेणियों को निर्मित किया गया है। सामाजिक संदर्भों से जुड़कर भाषा का व्यवहार भी एक रूप नहीं रह पाता। भाषा की हर इकाई में भाषा प्रयोग के धरातल पर भेद दिखाई देता है, क्योंकि समाज में सभी पृथक पृथक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। वक्ता के संदर्भ में सामाजिक स्थितियों को सर्वनामों का चयन निश्चित करता है। भाषा की व्यवस्था में प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष सर्वनामों के चयन को सामाजिक व्यवस्था ही नियंत्रित करती है। किसी भी व्यक्ति के लिए हमारा संबोधन उस व्यक्ति की आयु, जाति, व्यवसाय और सामाजिक संबंधों पर ही पूर्ण रूप से निर्भर करता है। वक्ता और श्रोता के मध्य आत्मीयता के संबंध संबोधन के प्रयोग को भी सर्वनामों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। सर्वनाम सामाजिक नियम और आचरण से बंधे हुए हैं और इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि सर्वनामों से सामाजिक तात्पर्य का बोध होता है, जो उनके व्याकरणिक रूप से पूर्ण रूपेण पृथक होता है। ओके फ्रेंड्स, हमने ये परिचय देखा। ओके फ्रेंड्स, की भाषा किसी भी समाज की धरोहर होती है, किसी भी समाज की, और पूरा समाज वर्ग और जाति में बटा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वनाम और संरचना और प्रयोग। किसी भी बात को कहने और उसे व्यक्त करने के लिए कई प्रकार के चयन करने पड़ते हैं। इस प्रकार कथ्य और रूप को सिक्के के दो पहलुओं के रूप में माना गया है। जब भी संप्रेषण की दृष्टि से कथ्य और रूप को देखा जाता है तो हमारे सामने मध्यम पुरुष सर्वनामों का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। हिंदी के 3 मध्यम पुरुष सर्वनाम होते हैं, तू, तुम और आप। ओके फ्रेंड्स, हिंदी में 3 मध्यम पुरुष सर्वनाम होते हैं, तू, तुम और आप। हिंदी व्याकरण में ये तीनों सर्वनाम के रूप में है। आदर देने के लिए हिंदी में वाक्य बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है और आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप शब्द से ही व्यक्ति आदरणीय बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, गीता तुम कहाँ जा रही हो। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, गीता तुम कहाँ जा रही हो। और सेकंड है, गीता जी आप कहाँ जा रही हैं।
देखिए फ्रेंड्स, सेकंड में आप शब्द से व्यक्ति कितना आदरणीय बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आगे है हिंदी में सामाजिक नियमों से मध्यम पुरुष सर्वनामों के प्रयोग बंधे हुए होते हैं। आप का प्रयोग उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना को प्रकट करने के लिए किया जाता है। आप शब्द का प्रयोग व्यंग्यार्थ रूप में भी किया जाता है, जैसे अरे भाई आपकी क्या बात है, आपसे ज्यादा सत्यवादी कौन हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार से व्यंग्य किया गया है। अरे भाई क्या बात है, आपसे ज्यादा सत्यवादी कौन हो सकता है। सर्वनाम के प्रयोग को भाषा समाज अपने ही ढंग से प्रयुक्त करता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए हिंदी सर्वनामों में तू, तुम, आप का प्रयोग देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है, किंतु शब्द वक्ता और श्रोता, स्पीकर और लिसनर के मध्य आत्मीयता को प्रदर्शित करता है। तुम शब्द औपचारिकता की ओर संकेत करता है और आप शब्द पूर्णतः औपचारिकता को ही व्यक्त करता है। तीनों सर्वनामों के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रोता और वक्ता के बीच कितनी औपचारिकता, अनौपचारिकता और आत्मीयता है। नेक्स्ट है, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। हम एक बहुवचन सूचक सर्वनाम है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसका प्रयोग एक वचन के रूप में भी होता है। हम का प्रयोग वक्ता की संपन्नता और भव्यता को उजागर करता है। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि हिंदी की बोलियों में मैं का कोई स्थान नहीं होता, इसमें हम का ही प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे मैं का प्रयोग नहीं करते, हम का ही प्रयोग करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। तो हिंदी की बोलियों में मैं का कोई स्थान नहीं होता फ्रेंड्स, इसमें हम का ही प्रयोग होता है। ओके फ्रेंड्स, सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि तू का प्रयोग अपने से छोटे व्यक्तियों के लिए किया जाता है और कहीं कहीं तू का प्रयोग घनिष्ठता और आत्मीयता को भी दर्शाता है। इसी कारण कभी भी भगवान के लिए तू का प्रयोग भक्त गणों के द्वारा कर लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जैसे भगवान अब तू ही रक्षा कर, हे भगवान अब तो तेरा ही सहारा है। देखिए फ्रेंड्स भगवान के लिए भी तू शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो कहीं कहीं तू का प्रयोग घनिष्ठता और आत्मीयता को भी दर्शाता है। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि भगवान अब तू ही रक्षा कर, हे भगवान अब तो तेरा ही सहारा है। ओके फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको वीडियो अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके फ्रेंड्स ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हिंदी सर्वनामों का सामाजिक संदर्भ। तो देखिए फ्रेंड्स देखते हैं, सामाजिक संदर्भ से हिंदी के सभी सर्वनाम जुड़े हैं। सर्वनामों का भेद तू, तुम और आप वस्तुतः समाज संदर्भित है। तू, तुम और आप मध्यम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। इन तीनों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, तू, यह शब्द हम अपने से छोटे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। सेकंड है, इस शब्द का संबोधन अपने बराबर वालों के लिए किया जाता है। और आप शब्द का प्रयोग, यह संबोधन हमेशा अपने बराबर वालों के लिए या फिर यह संबोधन फ्रेंड्स मेरे ख्याल से यहाँ से मिस्टेक है, मिसप्रिंट है। यह संबोधन हमेशा अपने से बड़ों के लिए किया जाता है या फिर बराबर वालों के लिए भी किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, आप शब्द का प्रयोग अपने से बड़ों के लिए ही किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है,
यदि हम किसी व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से तैयार देख लेते हैं तो उसके लिए आदर सूचक शब्द आप से ही संबोधित करना होगा और उसकी वास्तविकता सामने आने पर तू शब्द का प्रयोग तू का संबोधन हो जाता है। परिवार में भी इस प्रकार की झलक साफ दिखाई देती है क्योंकि भाई बहन आपस में तू शब्द का एक दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं। वहीं दूसरी ओर अपने से बड़ों के लिए तुम और घर के बुजुर्ग लोगों के लिए आप शब्द का संबोधन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है सामाजिक आचरण और सर्वनाम प्रयोग। भारतीय समाज का एक वर्ग प्रधान समाज है और समाज के वर्ग भेद के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग होता है। भाषा विकल्पन भारतीय समाज की वर्गगत विशेषताओं का ही परिणाम है। सामाजिक अर्थ को सामाजिक विकल्पन अनेकों आयामों का स्तर प्रदान करता है। हिंदी में सर्वनामों का विकल्पवत प्रयोग समरूपी न होकर, देखिए फ्रेंड्स आगे देखिए, विषम रूपी होता है क्योंकि भाषा प्रयोग विविध रूपी होती है। वक्ता और श्रोता के संबंध के आधार पर ही ये विकल्प निश्चित होते हैं। तू, तुम और आप ये तीनों ही मध्यम पुरुष एकवचन सर्वनाम है, लेकिन इन सभी का प्रयोग और अर्थ अनेकों स्थितियों में विकल्पवत होता है। उदाहरण के लिए देखिए फ्रेंड्स, उदाहरण है, एक विद्यालय में विद्यार्थी, अध्यापक और प्राचार्य के बीच तू, तुम और आप का प्रयोग होता है। ये तीनों ही शब्द तीनों के पदों को उभारने का प्रयास करते हैं। अध्यापक विद्यार्थी को तू का संबोधन दे सकता है। अध्यापक अपने दूसरे सहयोगी अध्यापक से तुम कहकर संबोधित कर सकता है। वह अध्यापक अपने प्राचार्य को और विद्यार्थी अपने अध्यापक को आप शब्द ही संबोधित करेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि वे सम्मान के योग्य है। सर्वनामों के चयन और उनके विकल्पवत प्रयोग की हिंदी में जो स्थिति है, यदि उसकी तुलना अंग्रेजी के सर्वनाम शब्दों से की जाए तो हिंदी भाषा में निहित वर्ग भेद को सरलता से समझा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कोड एवं कोड परिवर्तन। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी इकाई 21वीं है। 3 इकाई हम अभी कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कोड मिश्रण एवं कोड परिवर्तन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोड मिश्रण का आशय स्पष्ट करते हुए उसके विभिन्न कारणों की भी चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2015 में आया हुआ है। इसके अंदर हमें लिखना है कोड मिश्रण के कारण। ओके फ्रेंड्स, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम इनके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। कोड मिश्रण, थर्ड है कोड परिवर्तन। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। जून 2016, जून 2017, दिसंबर 2012। कोड परिवर्तन, यह क्वेश्चन जून 2019 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन में अंतर। ओके फ्रेंड्स, पहले हम परिचय को देख लेते हैं इस चैप्टर के, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है। ओके फ्रेंड्स, हमारा भारत अनेकों भाषाओं का प्रतीक है। एक ही व्यक्ति को एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान होता है। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं करते। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे व्यक्ति ही नहीं करते, है पितु सामान्य व्यक्ति को भी उसकी जानकारी होती है। सभी लोग अपनी मातृभाषा बोलते समय अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए देखे व सुने जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लोग गुजराती, मराठी, उड़िया आदि जिनकी मातृभाषाएं हैं, अंग्रेजी भाषा के पूरे वाक्य का प्रयोग अपनी मातृभाषा में करते हैं। हिंदी में
हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की भी यही स्थिति है। जैसे आई डोंट केयर, मुझसे यह नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, आधे अक्सर इंग्लिश में और आधे हिंदी में। आई डोंट केयर, मुझसे यह नहीं होगा। सेकंड है बिलीव मी, मैं इस प्रकार नहीं कर सकता। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल आपको, आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है भाषाओं के पूरे पूरे वाक्यों का मिश्रण कभी भी दिखाई दे जा सकता है। जैसे दैट प्लेस इज फंटेस्टिक, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, पूरे पूरे वाक्य का भी मिश्रण देखा जा सकता है। जैसे दैट प्लेस इज फंटेस्टिक, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। बहुभाषा, भाषी समाज में एक सहज परिवर्तित तब तक बन जाती है जब दो प्रकार की भाषाओं की इकाइयों का मिश्रण एक से दूसरी भाषा में हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ये हमारा है कोड मिश्रण। कोड मिश्रण क्या होता है देखिए, एक से अधिक भाषा जानने वाला व्यक्ति एक भाषा की इकाइयों को जब दूसरी भाषा के कोड में प्रयोग करता है तो यह प्रक्रिया कोड मिश्रण कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, जब एक से अधिक भाषा जानने वाला व्यक्ति एक भाषा की इकाइयों को जब दूसरी भाषा के कोड में प्रयोग करता है तो यह प्रक्रिया कोड मिश्रण कहलाती है। कोड मिश्रण में जिस भाषा में मिश्रण होता है उसकी व्याकरणिक व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कोड मिश्रण के अनेक कारण होते हैं, जैसे दूसरी भाषा शिक्षा का माध्यम होने के कारण व्यक्ति को उस भाषा को जानना और उसका अभ्यस्त होना, और अपनी मातृभाषा के वर्जित शब्दों का प्रयोग न करने की इच्छा। ओके फ्रेंड्स, एक भाषा के कोड के साथ दूसरी भाषा का संबंध वाक्य कोड मिश्रण में किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं किया जा सकता। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोड मिश्रण क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है कोड मिश्रण के कारण। फर्स्ट है असीमितता बनाए रखने की इच्छा। अपनी प्रतिष्ठा को अपने मित्रों और दूसरों के सामने बनाए रखने के कारण कुछ व्यक्ति अपनी भाषा में उच्च कोड की भाषा को अपना लेते हैं, अर्थात अपनी भाषा कोड के साथ साथ और दूसरी भाषा कोड का भी प्रयोग करने लगते हैं। इस प्रकार का अभ्यास उसकी दिनचर्या बन जाता है और वही भाषा उन्हें सहज लगने लगती है। ओके फ्रेंड्स, सेकंड कारण है स्थिति विशेष के कारण। कभी भी व्यक्ति के सामने इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वह अपनी बातचीत में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि सभी शब्दों का मिश्रण कर देता है। थर्ड है अपनी भाषा में वर्जित शब्दों के लिए दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग। कभी भी हमें अपनी बात को कहने में संकोच होता है, क्योंकि जिस शब्द के द्वारा हम अपनी बात कहना चाह रहे हैं वह अशिष्ट मान जाता है। यदि वह उस शब्द के लिए हम दूसरे का शब्द प्रयोग करते हैं तो अशिष्ट नहीं माना जा सकता। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा कौन सा कारण था? थर्ड कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं हम फोर्थ कारण। हमारा फोर्थ कारण है एकाधिक भाषाओं का ज्ञान और उनके प्रयोग के आधार। जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के लिए पृथक पृथक स्थानों पर जाता है तो अपनी मातृभाषा के साथ साथ और भी कई प्रकार की भाषाओं के ज्ञान से युक्त हो जाता है, और वह जब किसी से बात करता है तो अपनी मातृभाषा के साथ साथ अन्य इकाइयों का भी प्रयोग करने लगता है। नगरों में आने वाले व्यक्तियों और गांवों से औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत व्यक्तियों की भाषा व्यवहार में भी कोड मिश्रण देखा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन में अंतर। फर्स्ट है देखिए फ्रेंड्स, कोड मिश्रण में सामाजिक मान्यता अनिवार्य है। कोड परिवर्तन में दोनों भाषाओं का अस्तित्व क्या होता है? अलग अलग रहता है। इस कारण इसमें भाषाई समुदाय की स्वीकृति कोई विशेष महत्व नहीं रखती। सेकंड है कोड मिश्रण में भाषा कोड नहीं बदलता वरन कुछ इकाइयां ही परिवर्तित होती है, जबकि कोड परिवर्तन में पूरा कोड ही बदल जाता है। थर्ड है कोड मिश्रण जिस भाषा में होते हैं उसी भाषा में नियमों की व्यवस्था के अनुसार ही होते हैं,
जिस भाषा की इकाइयों का मिश्रण होता है इसमें उसकी व्याकरणिक व्यवस्था का प्रभाव नहीं होता। फोर्थ है, कोड मिश्रण में एक भाषा की इकाइयों के स्थान पर दूसरी भाषा की इकाइयों का प्रयोग होता है। कोड परिवर्तन में एक भाषा के कोड से दूसरी भाषा के कोड में अंतरण होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, कोड मिश्रण में भाषा की व्याकरणिक व्यवस्था नहीं बदलती, जबकि कोड परिवर्तनों में सम्मिलित भाषाएं अपनी अपनी व्याकरणिक व्यवस्था के अनुरूप होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कोड परिवर्तन। कोड परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें भाषा का कोड परिवर्तित हो जाता है। यह उपवाक्य स्तर पर होता है। वक्ता कभी कभी बोलते बोलते एक भाषा का कोड दूसरी भाषा के कोड में परिवर्तित कर देता है। इसलिए वक्ता को दोनों ही भाषाओं का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। किस कोड को कहाँ, कब और कैसे परिवर्तित किया जाए, वक्ता को इसकी समुचित जानकारी होनी चाहिए। दो भिन्न भिन्न भाषाओं की व्याकरणिक व्यवस्थाओं का कोड परिवर्तन मिश्रण होता है। दो भिन्न भाषाओं के वाक्य एक के बाद एक प्रयोग किए जाते हैं। कोड परिवर्तन में दो भिन्न भाषाओं के व्याकरण का मिश्रण होने के साथ साथ एक भाषा का कोड दूसरी भाषा के कोड में अंतरित होता है। इसमें वक्ता अंतरण करना नहीं चाहता, वरन अपनी बात को दूसरे के सामने ठीक से व्यक्त न कर पाने के कारण दूसरी भाषा का प्रयोग करता है। इस स्थिति में वक्ता स्वयं ही अंतरण की प्रक्रिया को अपना लेता है। नए भाषा कोड का कोड परिवर्तन से विकास होता है और कोड परिवर्तन के निम्नलिखित कारण होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इट विल रेन, अभी बाहर मत जाओ। यू आर गोइंग, कब तक आओगे। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो देखिए, इस प्रकार प्रयोग के स्तर पर कोड परिवर्तन स्पष्टता से दिखाई देता है। कोड परिवर्तन दो या दो से अधिक वाक्यों के बीच में भी होता है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, आई फील आई एम चीटेड, अब आप जा सकते हैं। आई फील आई एम चीटेड, अब आप जा सकते हैं। कोड परिवर्तन और कोड मिश्रण कभी भी साथ साथ दिखाई देते हैं। जैसे मिस्टर गर्ग, आई फील रियली सॉरी फॉर यू, रेदर आई फील असेंट। आई डिस्टर्ब यू फॉर नो बिजनेस, अब मुझे इतना और समझाइए। आप कहते हैं कि मिस्टर, आपने बाएं हाथ से मेरे सिग्नेचर बनाई थी, इसका क्या प्रमाण है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारी इकाई हिंदी भाषा की शैलियाँ। ये इकाई 22वीं है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, और आपको बेनिफिट इससे मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। ये हमारी 5वीं इकाई है, इकाई 22। इस वीडियो की 5वीं इकाई हिंदी भाषा की शैलियाँ, ये हमारी लास्ट इकाई है। तो देखिए, हम इसके पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। हिंदी भाषा की प्रमुख शैलियों का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन दिसंबर 2015 में आया हुआ है। इसके आंसर में आपको लिखना है प्रमुख शैली भेद और हिंदी भाषा की, हिंदी की साहित्यिक शैलियाँ, हिंदी की प्रयोजनमूलक शैलियाँ। ओके फ्रेंड्स, सेकंड है शैली क्या है, इसे समझाते हुए हिंदी की प्रयोजनमूलक शैलियों का विवेचन कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इसमें लिखना है शैली, समाज और भाषा, हिंदी की प्रयोजनमूलक शैलियाँ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ओके फ्रेंड्स,
तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। थर्ड है, हिंदी की प्रयुक्तियों का विवेचन उदाहरण से कीजिए। ये क्वेश्चन जून 2014 में पूछा जा चुका है। फोर्थ है, हिंदी भाषा की शैलियाँ। ये क्वेश्चन जून 2014, दिसंबर 2012। इसका आंसर है प्रमुख शैली वेद और हिंदी भाषा। ये फ्रेंड्स हेडिंग है, जैसे कि आपको पता ही है, ये हेडिंग है और इसके हम आंसर को डिस्कस करेंगे। ये हेडिंग फ्रेंड्स इसलिए डाली गई है कि आपको आंसर्स फाइंड आउट करने में कोई भी परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदी भाषा की क्षेत्रीय शैलियाँ। 6 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की सामाजिक शैलियाँ। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, दिसंबर 2015 और दिसंबर 2016। 7th क्वेश्चन है, हिंदी की साहित्यिक शैलियाँ, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। ये क्वेश्चन दिसंबर 2015, जून 2016 और जून 2017 में पूछा जा चुका है। परिचय के अंतर्गत आता है विभिन्न संदर्भों में विभिन्न प्रकार की बोलियां बोलने के प्रारूप को शैली कहते हैं। शैलियों को औपचारिक और अनौपचारिक रूप में देखा जा सकता है। हिंदी भाषा अपनी बोलियों व भारतीय भाषाओं के बीच संप्रेषण का कार्य करती है। क्षेत्रीय शैलियों का हमारे दैनिक जीवन के वार्तालाप में मानक हिंदी से भी ज़्यादा महत्व है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक धरातल को हिंदी शैलियों का प्रमुख स्रोत माना जाता है। हिंदी के अंतर्गत 3 प्रकार की शैलियों का वर्गीकरण किया गया है। अपने दायित्वों और अपनी सामर्थ्य का विकास करने की योग्यता सभी भाषाओं में निहित होती है। ज्ञान विज्ञान के नवीन क्षेत्रों से जुड़ने वाली शैलियाँ ही प्रयुक्ति कहलाती है। फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। नेक्स्ट है, इसकी हेडिंग मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। इसकी हेडिंग है शैली, समाज और भाषा। उसके अंतर्गत आपको ये सब राइट करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाषा और समाज एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। भाषा और समाज एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और दोनों के बीच का संबंध भी अटूट है। सामाजिक संरचना हमेशा भाषा संरचना को प्रभावित करती है। भिन्न समाज में निवास करने वाले व्यक्ति अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि भाषा के प्रयोग में काफ़ी भिन्नता दिखाई देती है। भाषा के अंदर समरूपता कभी कहीं भी दिखाई नहीं देती। जब एक ही व्यक्ति अनेक विषयों तथा एक ही विषय के विभिन्न संदर्भों में पृथक पृथक भाषा का प्रयोग करता है, तो इस प्रकार की भाषा के रूपों को शैली कहा जाता है। समाज में भाषा के प्रयोग के लिए शैली का अध्ययन अनिवार्य माना गया है। इसके अभाव में भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों को भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से वैज्ञानिक शैली के रूप में देखा गया था। भाषा और शैली से भेद प्रसंग कहलाता है। बिना प्रसंग के एक सामान्य वाक्य सिर्फ एक भाषीय संरचना होता है। जब इस भाषीय संरचना को हम संदर्भ से जोड़ देते हैं तो वह शैली कहलाती है। ये सब हमें भाषा, शैली और समाज के अंतर्गत लिखना है। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसकी हेडिंग मैं आपको बता देती हूँ। इसकी हेडिंग है क्षेत्रीय शैली। क्षेत्रीय शैली से क्या तात्पर्य है, ये इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। तो इसकी हेडिंग है क्षेत्रीय शैली।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको पढ़ते ही ये समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अदरवाइज तो आप पॉज करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है सामाजिक शैली। पहले हमने देखा क्षेत्रीय शैली, अब हम देखेंगे सामाजिक शैली। इसकी हेडिंग है सामाजिक शैली। आप देख सकते हैं सामाजिक शैली किसे कहा जाता है। सामाजिक शैलियाँ उन भाषा भेदों को कहा जाता है जो विशेष सामाजिक इकाई अथवा वर्ग से बनती होती है और एक सामाजिक वर्ग को दूसरे से अलग करने का सबसे बड़ा कारण होती है। सामाजिक स्तर और परिस्थिति के अनुरूप जब भी भाषा में परिवर्तन होते हैं तो उसे सामाजिक शैली कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, सामाजिक शैली के आधार पर वक्ता, स्पीकर और लिसनर के संबंध, वर्ग, आयु, पद आदि होते हैं। इसी के आधार पर हम किसी को भी आप और तुम कहकर संबोधित करते हैं। और सामाजिक शैली के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है औपचारिक, सेकंड है सामान्य, थर्ड है प्रगाढ़। ओके फ्रेंड्स, प्रगाढ़। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप वो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि औपचारिक के अंतर्गत क्या लिखना, आपको सामान्य प्रगाढ़ के अंतर्गत क्या लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है सांस्कृतिक शैली। पहले हमने क्या क्षेत्रीय शैली, फिर हमने क्या सामाजिक शैली, और ये हमारी सांस्कृतिक शैली। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सांस्कृतिक शैली, भाषा और संस्कृति एक दूसरे से बंधे होते हैं। भाषा संस्कृति संरचना की परिचायक होती है। भारत में 2 मुख्य संस्कृतियां हैं, पहली हिंदू और दूसरी मुस्लिम, लेकिन दोनों को एक ही भाषा की 2 शैलियां माना जाता है। जब किसी एक शैली का चयन किया जाता है तो दोनों संस्कृतियों की भिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। जब हिंदी शैली में मुस्लिम संस्कृति से बंधे हुए शब्दों का प्रयोग होता है तो वह शैली हिंदुस्तानी शैली कहलाती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं फ्रेंड्स, शासन किया, अफसाना बन गया आदि। ओके फ्रेंड्स, इन दोनों संस्कृतियों की पहचान निम्न प्रकार से हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुस्लिम संस्कृति की अभिव्यक्ति कैसी होती है, हाय अल्लाह, कहिए मिजाज कैसे है। और हिंदू संस्कृति की अभिव्यक्ति कैसे होती है, हे भगवान, कहिए क्या हाल चाल है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सांस्कृतिक शैली समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हिंदी की साहित्यिक शैलियाँ 3 प्रकार की हैं। अब हम पढ़ेंगे हिंदी की साहित्यिक शैलियाँ। पहले हमने देखी क्षेत्रीय शैलियाँ, फिर हमने देखी सामाजिक, फिर हमने देखी सांस्कृतिक, और हम देखेंगे साहित्यिक शैलियाँ। साहित्यिक शैलियाँ 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है उच्च हिंदी शैली, सेकंड है उच्च उर्दू शैली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है थर्ड है हिंदुस्तानी शैली। तो ये हमारी 3 शैलियाँ थी साहित्यिक शैली की। नेक्स्ट हम करते हैं इससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। उच्च हिंदी शैली, उच्च उर्दू शैली, हिंदुस्तानी शैली। नेक्स्ट है हिंदी की प्रयोजनमूलक शैलियाँ। ये हेडिंग है और इसको एक्सप्लेन किया गया है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के दो पक्ष होते हैं, भाषा का भाव पक्ष और भाषा का व्यवहार पक्ष। फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। इसके अंदर आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ इसके आंसर भी आपको इसी वीडियो के अंतर्गत मिल जाते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सिर्फ आपको एक बार इनको पढ़ना ही है, पढ़ने के बाद आपको तुरंत आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़कर आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसकी हेडिंग मैं आपको बता देती हूँ। इसकी हेडिंग है जो कि आपको क्वेश्चन में हेडिंग मिल जाएगी, लेकिन आपको आंसर फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े, इसलिए मैं आपको हेडिंग यहाँ पर बता देती हूँ। उसकी हेडिंग है हिंदी की प्रयुक्तियाँ। हिंदी की प्रयुक्तियाँ इसकी हेडिंग है, जिसके अंतर्गत आपको ये सब लिखना है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज इसकी है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी आपको इसी के अंतर्गत लिखना है। ये सब हिंदी की प्रयुक्तियों के अंतर्गत आता है। उदाहरण भी इसमें दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। फ्रेंड्स मैं आपको इसी प्रकार की वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फ्रेंड्स।